जय भीम दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आप सबका शुक्रिया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पर आए हैं। कई मसले हैं, अहम मसले हैं जिस पे चर्चा और पब्लिक के बीच मुद्दों को लेकर जाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। नया पार्लियामेंट अभी बन गया है और बहुत जल्दी उसका नामकरण भी हो सकता है, एक मसला है। दूसरा, ईवीएम की जो विश्वसनीयता है उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कई तरह की हेराफेरी उत्तर प्रदेश चुनाव के दरमियान और कई और जगह दिखाई दी। इसके खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं कि जिस देश में ईवीएम बना वहाँ भी बैलेट पेपर पर चुनाव होता है और ये सबसे बड़ी लोकशाही होने का दावा भारत करता है, लेकिन मशीन से यहाँ क्यों हो रहा है? और वो भी जब मशीन है तो 7 फेज में क्यों हो रहा है? जिस ज़माने में मशीन नहीं था, बैलेट पेपर से होता था, उस समय भी 1 या 2 फेज में हो जाता था चुनाव। तो इसकी विश्वसनीयता और फंक्शनिंग पे संदेह है। लगातार ये सवाल उठ रहा है, हम लोग भी उठा रहे हैं, बाकी कई संगठन देश भर में सोशल एक्टिविस्ट सब उठा रहे हैं। जिस तरीके से अबाध निजीकरण, ये निजीकरण नहीं, अबाध निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यकीन मानिए, संविधान की जो मूल भावना है, एक समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करना, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। बेरोजगारी का क्या आलम है ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कोई एग्ज़ाम हुआ था नौकरी के लिए, ट्रेन में किस तरह से लोग ठूस ठूस के जा रहे थे वो हमने देखा ही है। आरक्षण और निजीकरण दोनों जुड़ा हुआ मसला है। ये सरकार जिस दर्शन से काम कर रही है, आरक्षण को इररिलेवेंट बना रही है कि प्राइवेटाइज कर देंगे तो उसमें आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकारी संस्थाएं जहाँ पर हैं वहाँ पर जाकर देखिए, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ क्लास 3 तक, क्लास 4 क्लास 3 ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हो गया है। विश्वविद्यालय में भी कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ टीचिंग में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ अपॉइंट करने में कोई भी रिजर्वेशन के रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये तमाम मसले हैं। जुडिशरी है, उसके फंक्शनिंग पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसको भी डाइवर्सिफाई, वहाँ रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC माइनॉरिटी का भी दिखना चाहिए। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं इन सब मामलों को लेकर। और ख़ास तौर से एक बात और बता दूं, जिस तरीके से मीडिया पर हमले और उसको कंट्रोल करने की तैयारी सरकार कर रही है, ये संविधान की जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको भी एक तरह से दबोचने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उस पे दबाव बना जा रहा है, उनको धमकियां मिल रही हैं। किसी को अर्बन नक्सल कहा जा रहा है। मुस्लिम अगर कोई सवाल करे तो उसको आतंकवादी और पाकिस्तानी कह दिया जा रहा है। ट्राइबल अगर सवाल करे जल जंगल ज़मीन का तो उसको नक्सली करार दिया जाता है। और शहरों में जो लोग लिखने पढ़ने बोलने सवाल करने वाले लोग हैं उनको अर्बन नक्सल, जब देश के बड़े बड़े नेता और जो सत्ता में है वो नेता इस शब्द का अगर इस्तेमाल करें तो समझिए क्या आइडेंटिफाई, किसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि ये रतन लाल है, ये ओमसुधा है। ये ऐसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं इसको निशाने पर लेने के लिए। तो ये तमाम मसले हैं। इन सब को लेकर 28 तारीख को ऑल इंडिया जो परिसंघ है उसके तत्वाधान में एक रैली रामलीला ग्राउंड में हो रहा है और नेशनल जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ बैठे हुए, ओमसुधा विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक और यहाँ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे साझा करना चाहता हूँ कि एक समिति बनी है, जैसे नई संसद भवन नामकरण समिति, और देश के तमाम लोगों को जानने का ये हक है और ये समझना चाहिए कि प्रतीकों का महत्व होता है। मूर्ति बनना, पोस्टर लगना, नामकरण करना, इसका महत्व होता है। और आजकल सरकारें
वैसे लोगों को भी भारत रत्न दे रही है जो पेप्सी कोला बेचते हैं। वैसे लोग जो कि अछूतोद्धार के लिए जाते थे अछूत के घर में, और जब घर पे आते थे तो पानी, कपड़ा सहित पानी से नहाते थे, ये भगत सिंह ने लिखा है। वैसे लोगों को भारत रत्न मिल रहा है। वैसे लोग जिनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, देश की आज़ादी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, वैसे लोगों के नाम पर तरह तरह के भवन, सब सड़क, तमाम इम्पोर्टेंट जगह का नामकरण किया जा रहा है। आप सवाल पूछ सकते हैं नाम में क्या रखा है। नहीं, नाम में बहुत कुछ रखा है। पूरी दुनिया जो है मोटी मोटी किताब पढ़ के नहीं समझते हैं कि बाबा साहब क्या लिखे थे और गांधी क्या बोले थे, जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे। तो आम लोग प्रतीकों के माध्यम से ही वो समझती है बात कि हमारे नायक हैं, हमारे हीरो हैं। तो इसलिए नई संसद भवन नामकरण समिति एक बनी है और हमारी मांग है, लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो नया पार्लियामेंट है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो। और इस पर खुले मंच से किसी से भी बहस करने के लिए हम तैयार हैं कि सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लाने में जितना ज़्यादा योगदान डॉक्टर अंबेडकर का है उतना किसी का नहीं है। और सत्ता के गलियारों से हमें सूचना मिली है कि हो सकता है इसका नाम हेडगेवार के नाम पर रख दिया जाए। तो ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि हेडगेवार साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लाने में। तो इसलिए एक डिमांड है। और आज इस मंच से एक और आपको बात साझा करना चाहता हूं कि तेलंगाना सरकार ने अपने विधानसभा में ये प्रस्ताव, हम लोग का जो प्रस्ताव है, उन्होंने पास कर दिया है। हमारे साथी वहाँ पर हैं महेश्वर राज। कल इस मुद्दे को लेकर कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संसद भवन का नाम हो, उन्होंने प्रदर्शन किया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। हम लोग मांग भी करते हैं कि उनको अविलंब जो है उनको कोई मुकदमा न हुआ, उसको उनको वापस किया जाए। और हमारी योजना है कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट हैं और जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, इस समिति की ओर से सबको एक पत्र लिखा जाएगा, भेजा जाएगा। सेशन शुरू होगा तो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी लिखा जाएगा, उनसे बात भी की जाएगी कि इस मुद्दे पे अपना पक्ष रखें कि इस संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर क्यों न हो। तो इस बाबत पहले पत्र लिखा जाएगा और 28 तारीख की जो रैली है उसमें इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया जाएगा। उसके पहले देश के कई जगहों पर लोग अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। हमारी अपील है सभी दोस्तों से कि ये मुद्दा जो है, ये तो एक टेम्परेरी संगठन बनाया गया है, नई संसद भवन नामकरण समिति। ये मुद्दा आप अपने अपने बैनर पे, अपने अपने झंडे तले, किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है, किसी संगठन का कोई कॉपीराइट नहीं है, अपने अपने बैनर तले, अपने झंडा तले इस पे कार्यक्रम करें, सेमिनार करें। और संविधान दिवस 26 नवंबर को, रिमेंबर 26 नवंबर संविधान दिवस को जो साथी, जो संगठन अपने अपने ज़िला में महत्वपूर्ण किसी जगह से एक रैली निकाले शांतिपूर्ण, और एक मेमोरेंडम जो है राष्ट्रपति के नाम हो और मेमोरेंडम कलेक्टर को, वहाँ पे जो डीएम है, जिला अधिकारी को सौंपे। इन सबका जो है सबका ये मूवमेंट है। और मुझे याद है कि जब 5 मार्च 2019 का हम लोगों ने आह्वान किया था रोस्टर के मसले को, तो हम लोगों ने ज़रूर इसकी शुरुआत की थी, आह्वान किया था, लेकिन इसको ओपन छोड़ दिया गया था कि सब लोग अपने अपने मंच से, अपने अपने पोस्टर, बैनर, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। उसी तर्ज पर, उसी पैटर्न पर कि सब अपने अपने मंच पे, बैनर पे सेमिनार करें, प्रदर्शन करें, मार्च निकालें। डीएम को 26 नवंबर को तो ज़रूर आप दें। और मिला जुला कर ये 28 नवंबर 2022 को ये पोस्टर रिलीज कर रहा हूँ। इन सभी मसलों को लेकर रामलीला ग्राउंड में दिल्ली एक बड़ी विशाल रैली होने जा रही है। परिसंघ के लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि और संगठन जो आना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं,
अपना झंडा अपना बैनर लेकर आइए। ये इनिशिएट जरूर परिसंघ की ओर से हो रहा है, लेकिन यह जन आंदोलन में तब्दील होना चाहिए। इस पे कोई कॉपीराइट नहीं है। जो लोग आना चाहते हैं अपना बैनर और झंडा पोस्टर लेकर शामिल हो। जो कुछ प्रमुख संगठन उसमें आएंगे पहले हमें सूचना दे दें, उनका नाम प्रमुखता से उसमें रखा जाएगा और उनसे बात भी करवाया जाएगा। और नंबर है परिसंघ का 8789325595। इस पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं ओम सुधा से कहता हूं कि इस मसले पे क्या क्या होना है बात रखें। ओम सुधा। सबसे पहले ये जो पोस्टर अभी रतनलाल सर ने जारी किया है, इस पोस्टर के ऊपर ही लिखा हुआ है याचना नहीं अब रन होगा। सीधी सी बात है कि इस देश में खास तौर पे पिछले 8 साल से जिस तरह से हम लोगों के ऊपर जो उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, जिस तरह से हमारे आरक्षण को लगभग समाप्त कर दिया गया है, जिस तरह से भारत माता की जय का नारा लगाने वाले लोग जिस तरह से भारत माता को टुकड़ों टुकड़ों में बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है इस देश के बहुजनों के लिए, इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के लिए अब जो है जीवन या मरण का प्रश्न है। जो अपील अभी हमारे डॉक्टर रतनलाल सर ने की है कि 28 नवंबर को अब दिल्ली का रामलीला मैदान भरना होगा। देश के दलितों ने अब देख लिया है यह सरकार उनके साथ क्या करने वाली है, यह सरकार सत्ता उनके साथ क्या कर रही है। आप तमाम विश्वविद्यालय उठाकर देख लीजिए कि हमारे समाज के प्रोफेसर के साथ किस तरह व्यवहार किया जा रहा है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट बने हुए हैं, नई नियुक्ति में भेदभाव हो रहा है। और यह सिर्फ एक विभाग का मामला नहीं है, किसी एक कॉलेज विश्वविद्यालय की बात नहीं है, पूरे देश में यह हो रहा है। अपने समाज के प्रोफेसरों की हालत देख लीजिए, अपने समाज के कर्मचारियों की हालत देख लीजिए। जिस तरह आपको क्या लगता है निजीकरण ये लोग विकास के नाम पर ला रहे हैं, लेकिन क्या यह निजीकरण किसी विकास के लिए है? यह निजीकरण विकास के लिए नहीं है, बल्कि यह निजीकरण इस बात के खिलाफ है। आज हमारे शरीर पर अच्छे कपड़े हैं, हमारी थाली में अच्छा खाना है और हम आज 4 पहिए गाड़ी में घूमते हैं, यह निजीकरण उसके खिलाफ है। क्योंकि उनको पता है जो सत्ता में बैठे मनुवादी लोग हैं, यह सब कुछ हमारे हम लोगों को आरक्षण की वजह से मिला है, संविधान की वजह से मिला है। इसलिए इन मनुवादियों का सीधा हमला इस देश के संविधान पे है, इस देश के लोकतंत्र पे है, बाबा साहब की पूरी वैचारिकी पर है। इनको पता है कि सरकारी संस्थानों में नौकरी करके ये लोग आरक्षण पाते हैं और इनकी जिंदगी में बदलाव हुआ, इसलिए ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे, चाहे ईवीएम का सवाल हो, जैसा कि अभी डॉक्टर रतनलाल साहब ने बताया कि ईवीएम बेईमान मशीन है। हम लोग मानते हैं ईवीएम बेईमान मशीन है। हम लोग मानते हैं कि जाति जनगणना का प्रकाशन होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं, आप बताना। भेड़, बकरी, गाय, सुअर, इस देश में सब कुछ गिना जाएगा, लेकिन आदमी की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आखिर जिस जाति में शादी ब्याह से लेकर लोग घर किराया मकान तक लेते हैं जाति के आधार पर, वहां जाति जनगणना के प्रकाशन से इनको डर क्यों लगता है? क्योंकि उनको पता है वो कल 15% थे, अब घटकर 5% पे आ गए हैं और हमारे तमाम संसाधनों पर उन्होंने हकमारी की है, उनको यह पता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि जाति जनगणना का भी सवाल उठना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम मुद्दों को एकीकृत करके हम लोग 28 नवंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में एक बड़ी रैली का आयोजन कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सर ने अभी कहा, इनिशिएट भले ही हमारे अखिल भारतीय परिसंघ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उदित राज जी ने लिया है, लेकिन यह लड़ाई देश के हर अंबेडकर को मानने वालों की लड़ाई है। इस देश के जितने संविधान को मानने वाले लोग हैं, यह उनकी लड़ाई है जो लोग चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे। 28 नवंबर 2022 की रामलीला मैदान की रैली उसकी लड़ाई है। इस देश के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, बहुजनों के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होना चाहिए। जिस तरह की लड़ाई हम लोगों ने अप्रैल 2018 में की थी, उसी तरह की लड़ाई छेड़ने का समय हो गया है। इसलिए एक बार फिर हमारा नारा है, याचना नहीं अब रण होगा। और 28 नवंबर 2022 को हम इस मनुवादी सरकार को, हम इस देश के दलितों, पिछड़ों, बहुजनों के साथ मिलकर रामलीला मैदान घेरेंगे, संसद का घेराव होगा और इस पूरे आंदोलन के माध्यम से हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं, अब बहुजनों को आप दबा नहीं सकते।